अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में नादिया मिर्ज़ा आपके साथ है। नाज़रीन, इस वक्त इस मुल्क में दो चीज़ें चल रही हैं, या तो कोरोना चल रहा है या फिर एहतसाब की बातें चल रही। कोरोना पे आज वज़ीर आज़म का एक दफ़ा फिर हमने बयान देखा है और उन्होंने अब जो है सूरत हाल चूँकि काफ़ी संजीदा हो गई है तो तमाम हल्के ही अब इसको सीरियसली ले रहे हैं शायद। और अब हमें ये बताया जा रहा है कि अगर अभी भी अब भी जिस तरह से पहले से नहीं हो रहा, अब भी अगर एसओपी पे फॉलो नहीं हुआ तो सूरत हाल इंतहाई बुरी हो सकती है। ब्राज़ील जैसा हाल हो सकता है। ब्राज़ील हम बताते चले कि केसेस के लिहाज से दूसरे नंबर पर, डेथ के लिहाज से शायद वो तीसरे नंबर पर हो, लेकिन केसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुए। हमें ये भी वार्न किया जा रहा है। दूसरी तरफ जब मैं एहतसाब की बात कर रही हूँ तो हाल ही में हमने देखा कि जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट थी जो पहले पब्लिक हुई और उसके ऊपर बातें होने लग गई, अपोजिशन ने भी कहा कि पब्लिक होगी, एक्शन कब होगा, बिल आखिर उसको एक्शन के लिए भी आज कल बता दिया गया कि अब इस पर जो मुताल्लिका इदारे हैं उनको ये रिपोर्ट भेज दी गई है कि फिलफौर इस पर एक्शन लिया जाए। जो भी इसमें मुलव्विस है डिस्पाइट ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन उस पर जो है कार्रवाई होगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? जो क्रिटिक्स हैं वो इसके हवाले से ही बातें कर रहे हैं। कुछ बातें ये भी हो रही हैं कि कुछ को अभी भी जो है वो पनाह दी जा रही है या कुछ को बचाया जा रहा है, और कुछ लोगों का कहना यह है कि सिर्फ हमें निशाना बनाया जा रहा है। हकीकत क्या है, इन तमाम चीज़ों पर हम जरा बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। चौधरी जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN को रिप्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मोहसिन बेग साहब सीनियर एनालिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और जो स्टेट मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है फॉर क्लाइमेट चेंज, जरदाश गुल वजीर साहिबा, उनको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। मैं अगर ये कह रही हूँ कि कुछ लोगों का कोरोना पे भी बात करेंगे, क्योंकि कोरोना ने तो अभी तो कहीं जाना नहीं है, लेकिन हमने चीज़ें आगे बढ़नी होती हैं तो बात करनी है। कितनी ये बात दुरुस्त है कि जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट है जो आप लोगों ने दे भी दी है शुगर माफिया को एक्सपोज करने के लिए, कुछ लोग आपकी ही पार्टी से, कुछ लोगों का कहना यह है कि ये हमें टारगेट किया जा रहा है या किसी एक शख्स को टारगेट किया जा रहा है, वो शख्स है जो मुल्क में भी नहीं है। कोई ऐसा है, किसी को बचा रहे हैं, किसी को टारगेट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं सामने? थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जब से ये शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट फॉरेंसिक्स, मैं चूँकि ख़ुद कैबिनेट का हिस्सा हूँ और स्पेशल भी इसके ऊपर हमने 4-4 घंटे के सेशन किए हैं, मैं एक ही बात देखती हूँ और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन, और वो विजन ये है कि माफिया विद इन द पार्टी रैंक्स, माफिया विद इन द गवर्नमेंट, माफिया विद इन द बिजनेस, माफिया आउटसाइड द रैंक्स, जो भी होगा वो जिस तरीके से बचाएंगे कि उनकी ख्वाहिश होगी या कोशिश होगी कि वो ब्लैकमेल करेंगे या लेट डाउन करेंगे या अपना पर्सनल बेनिफिट ले जाएंगे, ये उनका ख्वाब ख्याल है। यहाँ पे हर माफिया के ऊपर हाथ डाला जाएगा और उस माफिया की रिपोर्ट भी पब्लिक कर दी जाएगी और कर दी गई है। और फिर उसके बाद जो अपोजिशन ये कहती थी कि शायद कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, सज़ा नहीं होगी, सज़ा भी होगी। अब जहाँ तक टारगेट की बात है, देखिए टारगेट तो उस वक्त होगा ना अगर कहें कि जी XYZ, वो टारगेट का लफ्ज़ यहाँ से आया क्योंकि इसमें 9 मिल थी। 9 मिल का जो, क्योंकि व्यूवर्स नेशनल टेलीविजन इसको देखते हैं, 9 मिलों का सैंपल साइज इसलिए लिया गया कि 30% मार्केट के शेयर होल्डर यही मिले हैं, इसलिए सैंपल साइज 9 किया गया। अच्छा, वो जो 9 मिले हैं उनमें से जहांगीर तरीन साहब की कितनी मिल्स? अच्छा, मैं आपको वो भी याद बताती हूँ। अच्छा, 9 मिले थी, उनका सैंपल साइज यही लिया गया। इसके अलावा जो है कि जो सैंपल साइज के अलावा जिनका मार्केट शेयर होगा, और वैसे जहांगीर तरीन से मुझे अचानक से एक बात आ गई कि कोई डिफेंड नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी पार्टी में तो हम तो जब हमारी गवर्नमेंट में तो जब हम जिस माफिया के या जिसके बारे में भी बात करते हैं या कोई बाहर डालते हैं तो हम डिफेंड करना बिल्कुल छोड़ देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इससे हमारी अपनी रिस्पेक्ट को फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने जो JWD की जो शुगर मिल देखी हैं उसके तकरीबन 70% शेयर होल्डर्स पब्लिक और अवाम है, और 30% के वो और उनके बेटे और उनके साथ जो भी लोग होंगे वो उसके शेयर होल्डर्स हैं। बाकी जो हैं, जो लोग जिनका मार्केट शेयर में 30% हिस्सा है, एक तो ये कि मार्केट सैंपल, और जो उन्होंने कहा था कि बाकी लोगों की क्यों नहीं बारी आएगी, सिर्फ हमारी क्यों लिया गया, उन्हीं की शिकायत जी। अब ये फैसला भी हो गया कि जो बाकी भी -9 मिल्स हैं, टोटल 88 हैं, तो 80 जो मिल्स हैं उनका भी फॉरेंसिक्स होगा। उनके लिए भी जारी बात है, एक आपको पूरे FIA चाहिए, आपको पूरी कमीशन चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको टाइम चाहिए, तो उनको भी दे दी गया। और आगे सीमेंट की भी बारी आने वाली है, मैं उन लोगों को भी खुशखबरी सुना दूं, सीमेंट वालों की भी, जी सीमेंट वालों की भी बारी आने वाली, खाद वालों की भी बारी आने वाली। और सीमेंट का मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे इलाके डेरा गाजी खान में सीमेंट फैक्ट्री है, और मुझे ये पता है कि वो इलाके की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं करती हैं, और वो सिर्फ मिलों के ऊपर मिलें बना रही हैं, वो सिवाय
कोयला के जो वो इंपोर्ट करते हैं या कहीं से लेते हैं, इसके अलावा हर चीज पाकिस्तान के ही मिनरल्स और पाकिस्तान की पहाड़ वो हर चीज खा रहे हैं। अच्छा, सेकंड बात सिर्फ मैं दूसरा, उन लोगों को ये फील हुआ कि ये सिर्फ सब्सिडी को टारगेट दिया गया। सब्सिडी इज नॉट द ओनली टारगेट। सब्सिडी तो फायदा हासिल किया गया, उसको तो ऑलरेडी हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जा रहे हैं, जिसकी भी गलती होगी और वो पैसे भी रिट्रीव करके वापस आवाम को दे दिए जाएंगे। लेकिन इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। 30% जो है वो शुगर पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिपोर्ट ही नहीं होती मिलों में कितनी पड़ी है। हमारे पास वो डेटा है जो मिल हमें देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आज तक 70 सालों में 72 सालों में पता ही नहीं है कि कितनी चीनी है। सेकंड, हम पूरी शुगर जो पॉलिसी है उसको रिवाइव कर रहे हैं कि जो सट्टेबाजी होती है, यानी फाइल की तरह प्लॉट मौजूद है, उसको 8 लोगों ने आपस में बेच दिया, तो एक जगह पे स्टॉक पड़ा हुआ है लेकिन वो बेच दिया। तीसरा, अफगानिस्तान जाती है, स्मगल होती है या कागजों में जाती है चीनी, अलाउड कितनी होती अलाउड है, कितने टन ट्रक्स में भर भर के चली जाती है। नहीं, और फिर पैसे कहां से आते हैं? टीटी बन के यूरोपियन कंट्री से और इंग्लैंड से टीटी आती है। ठीक है, तो ये सिर्फ सब्सिडी इज नॉट टारगेट, कोई नहीं है। ठीक है, ये पाकिस्तान में पहली दफा मैं समझती हूँ कि दाद देनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उनकी गवर्नमेंट को, कि पहली दाद तो वो है जो हुकूमत के अलावा ऑपोजिशन भी दे। असल दाद तो फिर वही होती है। असल में वो बहुत ज्यादा एनालिस्ट दाद देते हैं, कह रहे थे ना कि जी हाथ नहीं डाला जाएगा, तो वो 27 अरब में तो फिर बहुत से लोग आ रहे हैं। चले पूछ लेते हैं ना, मोहसिन साहब आपके पास आती है, क्योंकि आपके पास तो बहुत खजाना होगा ना, और आप इस पे गुफ्तगू भी करेंगे। जरा ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख ले। जाफर साहब, इतनी ही ट्रांसपेरेंसी जितनी जरताज गुल साहबा बयान कर रही हैं, आप उसको उसी तरह से कंसीव कर रहे हैं या आपके अपने कुछ कंसर्न, कुछ रिजर्वेशंस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का और मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन और अवाम की नुमाइंदगी का मौका देने का। कभी आप बस स्टॉप पे, बाज़ार में कहीं देखें, लोग अपने काम के लिए गए होते हैं, कोई कपड़े ख़रीदने गया है, किसी ने बस में बैठना है, तो एक कोने में एक डुगडुगी वाला खड़ा होता है। कोई भी घर से उस डुगडुगी वाले की आवाज़ सुनने नहीं गया होता, लेकिन कमाल उसका क्या होता है कि वो जब बजाता है तो पूरे बाज़ार से लोग उसके गिर्द खड़े हो जाते हैं। उतना रश दुकानों में नहीं होता जितना उसके पास खड़े होते हैं। इसी तरह वज़राए इकराम रोज़ कोई डुगडुगी बजाते हैं। नहीं ये बात करेंगे कि चीनी अवाम को आज भी 90 रुपए में मिल रही है। भाई आपकी इंक्वायरियां, आपकी कार्रवाइयां, आपकी ये आनी जानियां मेरे किस काम की हैं? तो आपको नहीं लगता कि मुझे तो जो हो गई है, कुछ शुरू नहीं हुआ। शुरू कहां से होना था? असल इशू क्या है? 2 चीजें हैं। नंबर 1, सब्सिडी दी गई। क्या किसी ने जनाब वजीर आजम और कैबिनेट की वो ब्लैकमेल करके कनपटी पे पिस्टल रख के ली सब्सिडी? किसने दी? हुकूमत पाकिस्तान ने दी ना। फिर आगे तकसीम कैसे होनी थी? जितनी किसी की प्रोडक्शन है, अगर ये बात वजीर साहबा की मान ली जाए कि लोग कम शो करते हैं, फिर उन्हें कब मिली होगी सब्सिडी? प्रोडक्शन के हिसाब से मिलेगी। सब्सिडी किस चीज़ के लिए दी जाती है? कि आप एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट की इजाज़त कौन देता है? वफाकी हुकूमत। मिलें अज खुद नहीं कर सकती। हमने भी की। किस तरह से हमने किया एक्सपोर्ट? कि अगर 6000 टन मैट्रिक टन कहा गया तो 2000 की इजाज़त दी गई। यहाँ पे 10,000 पे भी सारे जितने एक्सपर्ट थे सब ने कहा कि ना ये करें, ना इजाज़त दें एक्सपोर्ट की, बहरान आएगा मुल्क में। लेकिन 10 के बजाय भी 11 उसका फिगर कर दिया गया, जो एक समरी गई और रज़ाक दाऊद साहब ने भेजी और जनाब वज़ीर आज़म ने की। अब आप ये ड्रामा करते रहें, आप ये डुगडुगी बजाते रहें, आप एक इंक्वायरी बिठा दें, दूसरी बिठा दें, उधर लाएं, इधर करें। असल मसला दो चीजें नादिया, 2 चीजें हो गया। अब तो उनके खिलाफ 2 चीजें। सब्सिडी किसने दी और एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी? एक्सपोर्ट को रेगुलेट किसने करना था? फेडरल गवर्नमेंट ने, किसी और ने नहीं। अगर फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे ये सब कुछ हुआ है तो फिर नीचे वालों की बारी बाद में आनी चाहिए, पहले उनकी आनी चाहिए। और एक चीज इसमें बड़ी जो सादा सी है, ये सारा कुछ करने से, हमने सब्सिडी दी थी तो कीमत 1 रुपया भी ऊपर नहीं चीनी की जाने दी। और आज क्या हुआ है कि आपकी 54 रुपए से 85, अगर आपकी बात मान ले, मार्केट में तो रमज़ान में 100 तक भी गई। और कल असद उमर साहब क्या फरमा रहे थे कि भाई हमने ये मेहनत करके 90 पैसे रोका, ये तो 100 से ऊपर जा सकती थी। जो बहुत सियाने और मंझे हुए साहब हैं वो ये मतलब डराते हैं कि भाई अभी थोड़े आपकी जेब से निकल रहा है, हमने तो 110 रुपए भी आपको बेचनी थी। ठीक है मोहसिन बेग साहब, अब ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसे ट्रांसपेरेंसी के साथ एटलीस्ट हमने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आंखों में धूल है, डुगडुगी है।
उनकी बात इस लिहाज से सही है कि जिन्होंने सब्सिडी के अप्रूवल दिए है या जिन्होंने परमिशन दी, जिसमें रज़ाक दाऊद साहब का नाम भी आ रहा है, असद उमर साहब को भी नाम आ रहा है, वो वज़ीर आज़म के अप्रूवल के बगैर भी नहीं हो सकता। आपकी इस पे क्या राय है? पहली बात तो ये है नादिया के आपने भी कहा माफिया, वजीर साहबा ने भी कहा, देखें बिजनेस कम्युनिटी को अगर आपने शुगर माफिया बना दिया, सीमेंट माफिया, तो बिजनेस यहाँ गाली बन जाएगा। और बिजनेस वैसे ही डाउन है जब से माशाल्लाह तरीके इंसाफ आई है। उसकी पॉलिसीज़ प्राइम मिनिस्टर को गलत बयानी करके चेंज करवाई गई और नेगेटिव माइंड के साथ इस हुकूमत में कुछ लोग आए हैं। अगर तो सारे बिजनेसमैनों को आपने माफिया ही करार देना है, बिजनेस प्राइवेट होता है, उसमें 19-20 होगी, आपके रेगुलेट करने के इदारे हैं। अगर वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहे और आप सारे केसेस, अभी ये शुगर का माफिया जिसको आपने कहा और केसेस दे दिए 5-6 इदारों को, आप समझते हैं कि 5-6 इदारे इन्वेस्टिगेट करके एक पॉइंट पे इकट्ठे आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा, और ये जो माफिया है ना, तो ये जेनेरिक नहीं है, मतलब तमाम को नहीं कह नहीं, दिया, देखिए लोगों ने थे। नहीं देखें, बिलियंस ऑफ रुपीस लोगों ने बिजनेस के लिए लगाए हैं। यही लोग हैं जो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देते हैं, यही लोग हैं जो आपको टैक्स देते हैं, जिससे सल्तनत का निज़ाम चलता है। अगर तो आपने सारे बिजनेस कम्युनिटी को आगे लगा लेना है जैसे कि लगाया हुआ है, और कुछ को आपने नैब के हवाले कर दिया है, कुछ को FBR के, तो ये रियासत कैसे चलेगी? आप थोड़ा पॉजिटिव माइंड से चलिए। तो आपका मशवरा ये है कि थोड़ा हाथ हौला रखें। नहीं, आप रेगुलेट करने के जो इदारे हैं उनके जिम्मे लगाइए, वो काम नहीं कर रहे। देखिए ना, पेमरा है, नेपरा है, ओगरा है, अब आपने कहा ऑयल माफिया भी एक है ना जिसने पूरे मुल्क में शॉर्टेज पैदा कर दी है। यस, उसको पेट्रोलियम, हाँ। आपको रेगुलेट जो इदारे हैं उनको स्ट्रेंथन करें, जो कि PM कहते रहे। खान साहब पहले कहते थे कि मैं उनको तगड़ा करूंगा, उनका काम है। नैब का, FA का किसी वजीर का काम नहीं है। और ऐसे बोतान लगा देना, एक बिजनेस कम्युनिटी है, अरबों रुपए का आपको टैक्स देते हैं, इज्जत वाले लोग हैं। 19-20 बिजनेस में होता है, मैं मानता हूं, लेकिन इस तरह उनको जलील करना मैं समझता हूं कि रियासत के लिए अच्छा नहीं। लेकिन बेग साहब, यहाँ मामला 19-20 का नहीं है ना, यहाँ मामला है 25 से 30 बिलियन का। देखिए, उसके जिम्मेदार हुकूमत में बैठे लोग भी हैं और आपके जो रेगुलेट करने के इदारे हैं वो सोए हुए थे। उनको भी तो पकड़िए ना कि उन्होंने रेगुलेट करना था, वो कहाँ थे? उनको स्ट्रेंथन कीजिए। अभी आप क्या क्या देखते हैं, ये होगा पाए तक मिल तक पहुंचेगा ये कुछ मामला? नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? होगा? पैसा वापस आएगा? नहीं होगा? सवाल ही पैदा नहीं। आज तक 1 रुपया मिला है जी, जब से आई है गवर्नमेंट। 500 अरब 200 अरब शहजाद अकबर साहब रोज कह रहे थे बाहर से लेके आऊंगा। 1 रुपया डॉलर अगर इनको मिल गया तो मैं भी हूं यहाँ पे और आप भी यहाँ पे। और मैं ये नेगेटिव क्लिप भी रख लूं। नेगेटिव जरताज माइंड जो है इस बिजनेस को तबाह कर रहा है, इस रियासत को नुकसान हो रहा है। पॉजिटिव माइंड से चलिए, लोगों को सहूलत दीजिए। एक तो ये मशवरा आपके लिए, यकीनन पॉजिटिव माइंड से चलिए। तो क्या आप लोग अभी पॉजिटिव माइंड से नहीं चल रहे? नहीं चल रहे तो क्यों नहीं चल रहे? मेन जो है ना, देखिए मसला क्या है कि आप बहुत जाहिर है आप इन चीज़ों को समझती है। तहरीक इंसाफ आई, सिंपल अकाउंटेबिलिटी का नारा, पैसा वापस लाना है, अवाम का पैसा लूटा हुआ वापस लेकर आना है। अब तक ऐसा नहीं हो सका, 2 साल आप लोग की हुकूमत को हो गए। आने वाले वक्त में क्या ये श्योरिटी है कि ये पैसा वसूल होगा? कौन जाता है, कौन नहीं जाता, किस पे केसेस बनते हैं, किस पे केसेस नहीं बनते? मेरे ख्याल है अवाम, इससे ज्यादा जो अवाम का कंसर्न है वो ये है कि खजाने जो खाली हुए, जो लूटे गए, उसमें रकम वापस आ जाए। कि क्या ये श्योरिटी दे सकती हैं आप? अच्छा, पहले नादिया बात ये कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब 27 अरब की टोटल सब्सिडी दी गई या 29 अरब की, उसमें लोग मिले हुए थे, रेगुलेटर्स भी उसके अंदर मिले हुए थे और जिन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना था। इनफैक्ट हर शुगर मिल या हर मिल के अंदर FBR का एक टैक्स इंस्पेक्टर बैठा हुआ होता है। तो जो इरेगुलरिटी किसी भी मिल के अंदर होती हैं, उसने इतने सालों से उसको क्यों नहीं लेकर आए। 27 अरब में से हमने जितनी 3 अरब की टोटल सब्सिडी दी है, उस 3 अरब के हम जिम्मेवार हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर और CM उस्मान बुज़दार साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हम लोगों ने बाकायदा इस कमीशन के अंदर उन्होंने आंसर किया है अपने। और जहाँ तक सिंध की सब्सिडी बात है, सिंध ने 9 अरब की एडिशनल सब्सिडी दी थी ओमनी ग्रुप को। एक तो ये होता है ना कि आप लूट मार करते हैं, उन्होंने प्रॉपर एक बैंक ही बना दिया था ओमनी ग्रुप की खातिर कि इसी से लूट मार करो। तो उसको सिंध के बैंक को पता ही नहीं होता था। तो 9 अरब की उन्होंने एडिशनल सब्सिडी दी। ये सब्सिडी कब दी गई थी?
9 आपके अरब 5 सालों में, आपके 5 ये सालों में 9 अरब कब दी गई थी? ये इनके आपके दौर में, देखे ना, ठीक है। अब अच्छा, अब सुन ले, सुन ले, सब्सिडी उस वक्त दी गई। प्लीज लेट्स हैव डिसेंसी हियर, Subsidy- वी आर नहीं, नॉट यही गोइंग टू तो लोगों इंटरप्ट को- ईच अदर, वी आर यही नॉट तो- गोइंग टू इंटरप्ट ईच अदर, लेट्स हैव डिसेंसी हियर, बिकॉज आपने ऑलरेडी ही डुगडुगी टाइप के अल्फाज बोले हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम इस वक्त नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, लेट्स टॉक विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपने 27 अरब की आप लोगों ने खाकान अब्बासी ने सब्सिडी दी, उसके अंदर सबसे ज्यादा अल अरेबिया मिल को, चौधरी शुगर मिल को और इनके जो मरियम नवाज के समधी थे उनको हुआ। अब आप कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी की कदर करें, सरांकों पे हम कदर करते हैं, इससे तो हम कहते हैं कि तमाम लोगों को टैक्स के अंदर, तमाम लोगों को टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए। लेकिन सिर्फ सब्सिडी नहीं है जो इनकी हुकूमत ने 27 अरब की दी, हमने नहीं दी, हम अपने 3 अरब के जिम्मेवार हैं और हम आंसर्स भी कर रहे हैं। लेकिन जो आप लोगों ने सब्सिडी दी उसमें 300 अरब अवाम की जेब से भी निकाले गए हैं। 300 बिलियन लोगों को, सादा लोगों को समझ नहीं आती कि ये बिलियन का हिसाब होता क्या है। 4 अरब में अकेला शौकत खानम हॉस्पिटल बना है वर्ल्ड स्टैंडर्ड का, तो 300 अरब तो उस माफिया की जेब में गया है। आपने कहा है कि जी उनको ईज दे, उनको जरूर ईज देते हैं, इसलिए तो हमने इतने बड़े बड़े 6 लाख के करीब स्मॉल जो मीडियम जो वो थे इंडस्ट्रीज वाले थे उनका 3 महीने का बिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है ताकि आप लोगों के ऊपर बोझ ना आए। लेकिन जो टैक्स कलेक्शन देती है ना, जो टैक्स कौन देता है? टैक्स देता है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, जो 17 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक होते हैं। तो आपके लिए बिजनेस कम्युनिटी टैक्स नहीं, मैं वो बता दूं, वो तो 17% प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लोग बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ बिठाया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा रीबेट जो है या रिफंड हमारी हुकूमत ने दिया, इनकी हुकूमतों ने नहीं दिया, ठीक है, तो हम उसको ठीक करें। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि जी डुगडुगी आके हर वजीर वो करता है, बजाता है, तो आई एम रियली सॉरी। डुगडुगी बजाना उसको कहते हैं जब आप काम कख नहीं करते और आप कहते हैं इस तरह उंगलियां घुमाते थे कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। और आपके जो धेले की करप्शन होती है ना, डेविड रॉस आपके लिए इंग्लैंड जाके बैठा हुआ था और हर रोज आपको ललकारता था कि आपने जल्द गान के, आपने पैसे चोरी किए, आपने कफन चोरी किए, आके मुझ पे केस करो। वो तो कर दिया केस, नहीं किया, कोई केस नहीं किया, देयर इज नो केस, देयर इज नो केस, ठीक है। तो डेविड रॉस साहब हर रोज आपको पुकारते हैं, आपने कहा नहीं मैं कोरोना वायरस के लिए जा रहा हूं और मैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस के लिए लीड करूंगा। जब आप वापस आए, जब आपको नैब ने बुलाया तो आपने नैब में एक कागज दिया, उस कागज के ऊपर लिखा हुआ था वो कि मैं वो एक अलग 70 साल का बूढ़ा हूं, मुझे कोरोना वायरस से खतरा है, मैं पेश नहीं हो सकता हूं। तो फॉर गॉड से चीजों को मिक्स न करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ईज दे रही है लोगों को, लेकिन जो माफिया है, माफिया की बारी आएगी तो वो अल्फाज डुगडुगी वाले भी इस्तेमाल करेंगे। वो आप इस पर्टिकुलर एग्जैक्टली दैट्स नॉट अ कलेक्टिव वर्ड। मैं समझती हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी को जितना ट्रस्ट हमारी गवर्नमेंट ने दिया, किसी और गवर्नमेंट ने नहीं दिया। मुजफ्फर वारसी साहब की गजल का शेर है, दुनिया भर जी, मैंने एफसी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की है, नहीं मानता, मैं नहीं मानता, वो भी तो होता है ना। सियासियात एफसी कॉलेज से, और अल्लाह गरी के रहमत करे मुजफ्फर साहब को, बहुत सारे मुशायरे करवाए और सुने। दुनिया भर को मुझसे शिकायत शिद्दत गम में रोने की, और मुझको इसका रोना आंख में आंसू आए कम। अब 9 अरब की सिंध गवर्नमेंट की सब्सिडी कब हुई? हमारे दौर में। हमारे दौर में अगर चीनी की कीमत एक दिन में 40 रुपये पर किलो बढ़ी और हम वापस नहीं कर सके तो हम मुजरिम हैं। हमने सब्सिडी दी, आइंदा भी अल्लाह ने मौका दिया तो देंगे। खाद के लिए भी दी, जिनको भी वजीर साहिबा कह रही थी कि उनकी भी बारी आने वाली है, उनको भी दी, किसान को सस्ती खाद मिले। सब्सिडी देने का मकसद ये था कि एक्सपोर्ट हो, डॉलर्स आएँ और जो एक्सेसिव हमारे पास प्रोडक्ट है हम उसे आलमी मंडी में बेच लें, और साथ साथ मुल्क के अंदर गरीब आवाम के लिए मसला ना बने। अगर तो हमारे दौर में बना तो हमने भी गलत किया, और अगर वो नहीं बना, चीनी की कीमत 45 रुपये रही और इनके यहाँ जब 54 रुपये से 85 रुपये गई, और अभी ईद के दिनों में 110-100 प्लस मिल रही थी, और आज भी आप किसी से पूछ लें तो ये अब जब बैठ के डुगडुगी, मैंने इसलिए कहा कि अभी भी 9 अरब की बात कर रहे थे, मैं सवाल ना करता तो ये जवाब नहीं आना था कि ये पिछले दौर की है। मसला आज का है। हाँ, हम दी, इससे भी ज्यादा दी, क्यों नहीं देनी थी, दी, मईशत चला के दिखाई। सुलेमान शहबाज मसला सिर्फ ये है, हाँ, जिसकी शुगर मिल होगी उससे मिलेगी, जहांगीर खान तरीन साहब को भी मिली थी। मसला ये है कि जो 45 रुपये मैं भर रहा हूँ हर हफ्ते किलो फालतू खरीदने के, उसका कौन हल करेगा? क्या मेरे दौर में ऐसा हुआ? नहीं हुआ।
अभी आपको लाइन में खड़े होकर चीनी मिली, यूटिलिटी स्टोर्स ने महंगी खरीदी, आज अवाम खरीद रहे हैं। इसका हल इनके पास नहीं है सिवाय कहानियां सुनाने के, ये वो सुनाते रहेंगे। चलिए मैं इस सब्जेक्ट को इस आखिरी क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा आगे भी निकलते हैं। मोहसिन बेग साहब, एक ऑब्जेक्शन और भी है कि जिन इदारों को अभी ये कहा गया है, चाहे उसमें FI हो, स्टेट बैंक हो, SCCP हो, इन्हीं के अंदर वो लोग हैं जो रेगुलेटरी बॉडी हैं जिनको ये तमाम चीज़ें चेक करनी थी, या उन्हीं के अपने कुछ अंदर लोगों से के साथ एयरपे के साथ ये चीज़ें पॉसिबल हुई हैं? तो क्या आपको लगता है कि यही इदारे फिर उस तरह से इंक्वायरी के बाद एक्शन ले पाएंगे जो भी कल्प्रिट्स हैं? देखिए, इमरान खान साहब की विजन थी कि मैं इन अदारों को आके बेहतर करूंगा, स्ट्रेंथन करूंगा, देखिए अगर रेगुलेटरी अदारे बेहतर हों तो कोई घपला नहीं हो सकता। ठीक है। अगर PTA अच्छा काम करे तो टेलीफोन कंपनीज घपला नहीं कर सकती। इसी तरह अगर ओगरा अच्छा काम करे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपको महंगा या शॉर्टेज पैदा नहीं कर सकती। अभी आप देखिए कि ओगरा जो है वो प्रॉपर काम नहीं किया तो शॉर्टेज है। शॉर्टेज इसलिए है, लोग मिले में ऑयल मार्केटिंग कंपनी से, क्योंकि जुलाई 1 को ये पेट्रोल जो आपने 7 रुपये सस्ता किया, ये 20 रुपये महंगा होगा, तो उन्होंने सबने अपनी सप्लाई रोक ली कि 20 रुपये महंगा होगा, सस्ता क्यों बेचें। तो बेसिकली इन अदारों में इन लोगों के लोग मिले होते हैं क्योंकि अपना बेनिफिट लेते हैं। अगर ये हुकूमत, जैसा कि इमरान खान साहब की विजन थी कि मैं इनको ठीक करूंगा, ठीक कर लें तो मुल्क के काफ़ी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और जहाँ तक इस शुगर इंक्वायरी का केस है, मैं समझता हूँ दिस इज़ नथिंग, वेस्ट ऑफ टाइम, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, टाइम वेस्ट किया जा रहा है, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, वो इसलिए नहीं निकलेगा कि 5-6 अदारों को आपने इन्वेस्टिगेशन पे लगा दिया है, बजाय इसके कि आप एक अदारे को काम देते, उसमें नैब भी डाल दिया, FIU भी डाल दिया। वैसे मोहसिन साहब, इस बात से माजरत के साथ पहले ही आता था कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, वो रिपोर्ट आ गई, फिर ये अच्छा देखिए, फिर एक नहीं नादिया, फिर होगी। एक बात और है, रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट की रिकमेंडेशन भी है जो आपने पब्लिक नहीं की, दें पब्लिक को कि रिपोर्ट ने क्या क्या किस किस को पकड़ना, पकड़े फिर जो कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं। आपने 85 से लेगी, कभी दुनिया में हुआ है 85 से आप 35 साल पुरानी इंक्वायरी शुरू कर दें, और नैब तो तब थी नहीं, और ये कैसे हो सकता है लॉ आज बनी और आप 35 साल पहले पीछे जाके इंक्वायरी शुरू कर दें? तो रिकमेंडेशन दिखा देना फिर लोगों को। क्या है वो रिकमेंडेशन? मेरा ख्याल है कि चूँकि सारी बातें जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्कैटर्ड होता है और पहली दफ़ा आपके ख़िलाफ़ हाथ डाला जाता है, तो फिर आप इसी तरीके से ना एक वेग सी स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। मैंने अपनी पहली उसमें आपको बता दिया था कि इट्स नॉट ओनली अबाउट सब्सिडी। 27 बिलियन की तो सब्सिडी जिसने दी है वो PMLN ने दी, शायद खान अब्बासी ने दी, ओमनी ग्रुप को मुराद अली शाह ने दी, और 3 अरब की हमने दी, और हम अपने हिस्से के जिम्मेवार हैं। पहली दफ़ा हुआ है, और मैंने आपको ये भी बताया कि 30% पाकिस्तान के अंदर शुगर रिपोर्ट ही नहीं होती। आपने ठीक कहा कि तो आपने एरियाज डिफाइन कर दिए, वो हम कर रहे हैं, ठीक है। और तो लिहाजा एक तो सबसे पहली बात ये कि शुगर की जो वो है पूरी पॉलिसी, उसको रिव्यू करें। यहाँ तक हम यहाँ पे भी देख रहे हैं नीचे जाके प्रोविंसेस के अंदर कि किस वजह से बाकी फसलों को, जैसे कॉटन है, जैसे हमारे टेक्सटाइल मिलें चलती हैं, उनको रिड्यूस करके और एक्सपैंड जो है वो शुगर को किया गया। अगर शुगर में इतना ही मुनाफा नहीं है किसानों को, तो फिर फसलों की फसलें सिर्फ और सिर्फ पूरे साउथ पंजाब में शुगर की क्यों फैल रही है? इसके अलावा रेगुलेटर्स की इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। रेगुलेटर्स का मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट टाइम जो रेगुलेटर्स अपना काम नहीं कर रहे, हम रेगुलेटर्स को भी ठीक करें। देखिए, हम वाकई में से अगर रेगुलेटरी बॉडी खुद जाके मिल जाए, खुद ही जाके माफिया के साथ मिल जाए, तो मैं समझती हूँ कि फिर उसका रिजल्ट यही होता है। दिस इज वेरी अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, ये कहना है कि इसका कोई रिजल्ट निकलेगा, अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा है, नहीं, अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो फिर चीखें क्यों निकल रही हैं? दिस इज 5 years रिपोर्ट, दिस इज 5 years रिपोर्ट, और हमने तो नहीं कहा 85 साल की। एक सीगा इस्तेमाल करते हैं कि 70-72 सालों में कभी रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं हुई, लेकिन हमने आपको 85 से शुरू हुई, नहीं, वो अगले 85 से ना, वो मैं बात कर रहा हूं। नहीं, हमने कहा कि 5 साल की आपकी रिपोर्ट है, 5 साल की हम आपको पूरा हिसाब देंगे, अगले 80 मिलों का भी आपको पूरा जो है वो पूरा ऑडिट करके देंगे। ठीक है, ये और सजा भी मिलेगी, पैसे रिकवर भी होंगे, शुरुआत हुई है,
इसको आप लोगों को वेलकम करना चाहिए, बजाय इसके कि अगर आप इसकी नेगेटिविटी अवाम में फैलाए, अवाम आपकी बात नहीं सुनेगी। अवाम बहुत ज्यादा खुश है कि हम हर जगह पे जो है वो हम माफिया के खिलाफ भी वो करें। माफिया को हंसी आती है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। माफिया को इसलिए हंसी आती है, नहीं मुझे पता है, माफिया को इसलिए हंसी आती है कि पहले कोई माफिया के खिलाफ नहीं लड़ता था, गवर्नमेंट खुद माफिया होती थी। एक चीज इससे पहले कि एक ब्रेक पे भी जाना है, ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस का जो एक और मसला हुआ है, इसकी जो शॉर्टेज हो रही है, ये जो इस सारे को आपने कंक्लूड करना है। इस सारे कमीशन और कार्रवाई का फायदा क्या, जो मैं 6 माह से चीनी के 40-45 रुपए इजाफी दे रहा हूँ, मुझे वापस मिलेंगे एक आम आदमी को? अगर कौमी खजाने में भी वापस आ गया तो ये तो बहुत बड़ी चीज है ना। वो सारी नादिया बात हो रही है सब्सिडी की। जाफर साहब इजाजत है? जी जी। देखिए आईपीपीस का भी एक रिपोर्ट आई है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को दी गई। नेचुरली आईपीपीस ने भी बहुत सा माल गवर्नमेंट से लूटा, आवाम से लूटा। नेचुरली वो पैसों का भी हिसाब होना चाहिए। अभी वो हमारी जो है 200 अरब की 2000 अरब के डेट बन गई है। ये लोग रेडी हैं पैसे देने के लिए, अगर आप इनसे तरीके से कर लें और बिजनेस एज यूजुअल चलना दें, रेगुलेट अदारे बेहतर कर लें और आवाम को देखें। बेसिकली आप इनको जेल में डाल दें, मुझे क्या फायदा, आपको क्या फायदा जो ये बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो वही मकसद ये है रिकवरी हो ना, पैसा वापस आए। रिकवरी। देखें रेट नीचे दो चीजें हैं ना, एक तो जेल में डाल दें आप और उसका कारोबार तबाह कर दें, वो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। आप उससे पैसे लें, कारोबार उसका चलने दें, एम्प्लॉयमेंट रहने दें, आगे से उसको रेगुलेट कर लें। बार्गेन का इशारा कर रहे हैं। उसके अलावा तो पैसे मिलने चाहिए। देखें चीखों की बात की ना, चीखें अवाम की चीनी पे भी निकली, पेट्रोल पे भी और आटे पे भी। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, वापस आती हूँ, जिसको इस टॉपिक पे बात करनी है हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके बाद जरा कोरोना पे बात करेंगे। आज तो वज़ीर आज़म साहब ने भी कह दिया है कि हालात इंतहाई खराब हो सकते हैं। वो खराब हालात क्या हो सकते हैं, जरा डिस्कस करते हैं, वापस आते हैं। सिर्फ इतना करना है, घरों में रहना है। अलामात की सूरत में मुफ्त हेल्पलाइन 1700 पर राब्ता करना है। आपकी खैर ख्वाह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ ज़ोन 4G। सिर्फ इतना करना है, हाथों को साबुन से धोकर साफ रखना है। अलामात की सूरत में मुफ्त हेल्पलाइन 1700 पर राब्ता करना है। आपकी खैर ख्वाह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें जो बात करनी है, वज़ीर आज़म साहब को आज हमने कहते सुना, वो ये बता रहे थे अवाम को, एक दफ़ा फिर अवाम को ये ताकीद कर रहे थे कि खुदा के लिए आप SOPs को फॉलो कर लें। यहाँ पर जो अब तक के स्टेटिस्टिक्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि जो मिड ऑफ जुलाई तक हमारे पास फिगर होना चाहिए था, या एटलीस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक होना चाहिए था, वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ चुका है। यानी 1 लाख से ज्यादा हम क्रॉस कर चुके हैं और बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत तेजी के साथ, यानी तकरीबन 4.5 से 5 हज़ार के करीब डेली। और डेफिनेटली सबको पता है। और दूसरी बात, एक तो ये चीज, दूसरी चीज मोर्टेलिटी रेट हमारा बढ़ रहा है, जो हमारी डेथ्स बढ़ रही हैं। जो एक इत्मीनान था कि डेथ रेट कम है, उसमें इजाफा हो रहा है। सीरियस पेशेंट्स, क्रिटिकल पेशेंट्स, वेंटिलेटर। दूसरी एक और जो मैं थोड़ी सी ज़्यादा बात करी हूँ, माजरत, लेकिन दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि वो आपके पास जो आपका जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कम हो गया है। अगर आप ये कह भी रहे ना कि आप मजीद वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कर देंगे, आप मजीद बेड्स, हॉस्पिटल जो है वो किसी तरह से वो कैपेसिटी अपनी इनहेंस करेंगे, लेकिन आप स्टाफ कहाँ से लेकर आएंगे? डॉक्टर तारिक शमसी साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो कहे थे कि आपके पास अगर वेंटिलेटर्स हैं भी वेंट्स, तो उनको ऑपरेट करने के लिए आपके पास अमला नहीं है।
जरताज गुलवज़ीर साहबा, हम लोगों को एक तबका है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज से उसको सेटिस्फाइड भी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, वो कहते हैं कि सख्त तरीन लॉकडाउन जैसे न्यूजीलैंड के आपको भी पता है वज़ीर आज़म ने अनाउंस कर दिया कि अब ये कोरोना फ्री हमारा अब कंट्री है, जो बॉर्डर्स हैं वो अभी भी सील हैं, अंदर कोई नहीं है। 75 डेज उन्होंने एक्सट्रीम लॉकडाउन किया, लेकिन बहरहाल हमारे हालात डेफिनेटली मुख्तलिफ भी थे। अब क्या देख रहे हैं, क्या होगा आगे? ब्राज़ील का अगर आप वज़ीर आज़म साहब भी एक एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं तो फिर तो बड़ी हॉरेबल सिचुएशन होने जा रही है। बहुत सिंपल सी बात है कि इवॉल्विंग सिचुएशन है, और जब WHO ने ये कह दिया कि ये पेंडेमिक के बजाय एंडेमिक में चेंज हो जाएगा, आपको हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप करनी पड़ेगी, आपको साथ लिवेबल कंडीशंस के अंदर जो है SOPs के अंदर रह के गुजारा करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको SDPI कहता हो कि 9 लाख के करीब अगर आपने 1 महीना मज़ीद लॉकडाउन किया तो 9 लाख के करीब आपके छोटे कारोबार बिल्कुल पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएंगे। ऑलरेडी जो है वो 40% जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे थे, और 2.5 करोड़ आवाम जो है मज़ीद इस बीमारी की वजह से या SOPs पे अमल करवाने की वजह से और लॉकडाउन की वजह से जो है वो गुर्बत की लकीर के जो है वो नीचे चले गए हैं। वहाँ पे जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन कह रही हो कि आने वाले दिनों में अगर मज़ीद लॉकडाउन भी किया तो 25 करोड़ जो दुनिया में अमवात है वो भूख और अफलास से हो जाएंगी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की टॉप प्रायोरिटी भूख से भी निमटना है, और दूसरा जो है SOPs पे अमल करवा के कोरोना से भी फाइट करना है। आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस डिटेल्स कि WHO कहता है कि पाकिस्तान टॉप 6 ममालिक हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो इनिशिएटिव्स हैं जो कोरोना की वजह से या जो पाकिस्तान पे हालात, और पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी पॉलिसी की जिसके अंदर एहसास किफ़ालत कैश प्रोग्राम जो फौरी रिलीफ था जो 12,000 दिए गए, वो सबसे बेस्ट एक वो था। लेकिन ये सारा टाइम जो हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया और अभी भी हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ है, उसमें हमने तैयारी की। मैं ज़रा तैयारी आपको बताना चाहती हूँ। हमारे पास 31 से 35 हज़ार के करीब जो है वो मरीज़ सेहतियाब हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर पीपल। अगर आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो तो इंशाल्लाह आप सेहतियाब हो सकते हैं। दूसरा जो है हो सकते हैं मतलब नहीं, अगर इम्यूनिटी बेहतर हो, अच्छी खुराक हो। कोरोना के लिए जो मखसूस हॉस्पिटल पाकिस्तान में हम लोगों ने किए हैं, दे आर 742 स्पेशली 22,579 के करीब यानी 23,000 के करीब आपके स्पेशल बेड्स हैं जो हमने पाकिस्तान ने तैयारी कर दी हैं। 4 हमारे पास लैब थी, वो हमने 100 लैब्स की कैपेसिटी कर दी है। और अनफॉर्चुनेटली 12 करोड़ जैसे पंजाब के जैसे सूबों में पिछले 10 साल में या 12 साल से जो PMLN की हुकूमत थी, सिर्फ 800 वेंटिलेटर्स थे। हमने सिर्फ कोरोना वायरस के लिए जो है वो हम लोगों ने जो वो की है वेंटिलेटर्स की है वो 1316 स्पेशल हमने मुख्तस की हैं। बट स्टिल दुनिया सुन रही है। मेरी लोगों से अपील है कि खुदा का वास्ता कि अगर SOPs को नरम किया, कोई मुल्क भी आपको लॉकडाउन की लास्ट कोई फाइनल आपको पाकिस्तान या कोई भी मुल्क आपको फ़र्ज़ कर 1 महीना और करते 2 महीना, क्या जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाती है क्या इसका हल है? तो अगर आप मास्क न लगाएं और आप वेंटिलेटर्स पे जाना पसंद करते हैं, अगर आप आइसोलेशन पे ना जाएं और अगर आप क्वारंटाइन होना पसंद करते हैं, तो फॉर गॉड सेक उन लोगों की ज़िंदगी भी आप ख़तरे में डाल रहे हैं जो भूख अफलास से मरे, उनकी खातिर डेली वेजेस की खातिर पाकिस्तान को खोला है। तो प्लीज़ SOPs के ऊपर अमल करें। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में इमाम बारगाहों में मसाजिद के अंदर जिस तरीके से उलमाए कराम ने तमाम स्कूल ऑफ थॉट से अमल करवाया, मसाजिद में नहीं फैला, तो इसी तरीके से आप लोग प्लीज़ जो है वो मदद करें और लोगों को भूखा ना मरने दें। शॉपिंग मत करें, बाजारों में मत जाएं, इसको ईजी ना लें, उसमें मत जाएं। जाफर साहब देखिए, सियासत भी होती रहेगी, इख्तिलाफात भी होते रहेंगे, आपस में एक दूसरे के ऊपर आप लोग क्रिटिक भी तनकीद भी करते रहेंगे, जो करनी चाहिए। अपोजिशन है, गवर्नमेंट है, जमहूरियत में ऐसे ही होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं खासतौर पर जो कोरोना को लेकर या कोविड-19 को लेकर कि इसमें यकजहती का मुजाहरा अगर आज नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है कि ये अवाम भी बड़ा एक वैसा सा जुमला है, लेकिन हकीकत यही है कि अवाम बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है ये चीज़ों को देखकर कि अगर इन इश्यूज़ पर भी सियासत हो रही। पहले तो मुझे सिंपल सा ये बता दें कि तनकीद अपनी जगह, लेकिन क्या अपोजिशन ये समझती है कि लॉकडाउन ही वाहिद हल था और इंतहाई सख्त लॉकडाउन होना चाहिए था और अभी भी करना चाहिए? नादिया, हम कोई बाकी दुनिया से बाहर नहीं है, और अपोजिशन किस बात पे समझती है, मैं और आप किस बात पे समझते हैं? हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, किसने क्या तरीका इख्तियार किया, कहाँ कैसे था, उसके बाद फैसले करते हैं ना।
तो ये पाकिस्तान में बीमारी पहले नहीं आई, बाकी दुनिया के ममालिक हमसे पहले मुतासिर हुए और पड़ोस में चीन मुतासिर हुआ, और उन्होंने क्या इकदामात किए और कैसे किए वो हमारे सामने हैं। उनके अलावा कोई हल अभी तक किसी को नहीं मिला। सबसे ज़रूरी बात, जो सरबराह होता है, और सरबराह इसे खुशकिस्मती कहें बदकिस्मती कहें जो भी कहें, इमरान खान साहब हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज, रवैया, संजीदगी जो रिक्वायर्ड है एक आफत का मुकाबला करने के लिए, वो आज की उनकी तकरीर तक भी मुझे नज़र नहीं आई बतौर एक आम पाकिस्तानी। वो इतने कंफ्यूज्ड हैं कि वो पहले ये फरमा रहे हैं कि जी ये एक हल्का सा नज़ला है, आएगा, आपको होगा, गुजर जाएगा, कोई इसमें नज़ला है, ये तो मेरे नहीं, जी ऐसे क्या, फ्लू किसको कहते हैं? नज़ले की बात किया खान साहब ने कभी? जी मैं ये आपको नहीं, टीवी का टिकर मैं दिखा, नज़ला आएगा जी बिल्कुल उनकी जुबान में रिकॉर्डेड, मेरे अगर कहें, अगर आप चला सकें तो मैंने वीडियो वो शेयर की है, रीट्वीट की है, मैं वो चलाता हूँ, आप चलवा दें, और इससे कुछ नहीं होगा। नहीं है तो फ्लू ही है ना जी, है ये तो कहा कि जी फ्लू। हल्का सा फ्लू है, और ये कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। फिर ये कहा कि जी अशराफिया ने लॉकडाउन जो है वो कर दिया, मैं नहीं करना चाहता था। लेकिन भाई आप मुझे बताएं ना, आप बहैसियत ऑपोजिशन आप क्या सजेस्ट करते जी हैं? मैं यही, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी लॉकडाउन तरफ आ रहा हूँ कि मैं बतौर ऑपोजिशन, आप बतौर एक सहाफी राय दे सकते हैं, एक्शन किसने लेना है, इकदाम किसने करना है। राय दी, सब ने कहा आए मिल बैठे, बैठ के बात करते हैं, पॉलिसी मैं कुछ बनाते और हैं। सवाल पूछ रही हूँ, मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि बहैसियत ऑपोजिशन क्या आपकी ये रिकमेंडेशन थी या है कि लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन? जी बिल्कुल है, ये आज भी है, और जो लोग भी, ये जो मैं और आप सारे हम कर रहे हैं, अभी जब हम इकट्ठे हुए हैं, मास्क पहने हुए थे, तो किस लिए है? ये वही लॉकडाउन का एक हिस्सा है ना, हम इसे समझते हैं तभी हमने ये किया, अगर ना समझे तो फिर नहीं करेंगे। हम फर्स्ट लॉकडाउन का हिस्सा नहीं है ना, वो तो एसओपीज का हिस्सा है, तो लॉकडाउन भी इसीलिए कर रहे हैं ना वो बात से बचे। लॉकडाउन जब आपने किया, बेहतरी आई, ठीक है, कम फैलाव हुआ, लोग बैठे घरों में, जब आपने उसका मजाक उड़ाया, और उस तबके का क्या करें जिनकी ये निशानदेही कर रही है 40%? जी बिल्कुल, उसके लिए भी मिल बैठ के हल निकाला जा सकता है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, मेरा हल्का है 300 देहात पे, 2 शहर हैं, डिंगा और लाला मुसा। लोगों ने 2 माह तक उन लोगों को, रिक्शे वाले को, ट्राली वाले को, मजदूर को घर की दहलीज पे खाना पहुंचाया, लोगों ने खुद खुद, उसमें किसी सियासी जमात की मैं बात नहीं कर रहा, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग हैं, और ये किया जा सकता है, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं। मोहसिन बेग साहब, पहली बात तो मुझे ये बताएं कि ये वन मैन शो तो हो नहीं रहा ना, एक आदमी का डिसीजन है। हम ये देख रहे हैं कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के भी इजलास होते हैं जिसमें तमाम सूबों के वज़राए आला बैठते हैं बशमूल अपोजिशन यानी सिंध के, और फिर कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं और फिर उसको बयान किया जाता है। प्लस कमांड एंड कंट्रोल एनडीएमए भी है, दीगर स्टेट की जो इंस्टीट्यूशन है वो भी हैं। तो जब तमाम के मुत्तफिका फैसले होते हैं और फिर उन मुत्तफिका फैसलों से अवाम को आगाह कर दिया जाता है, तो फिर ऐसे में क्यों कहते हैं कि जी विजन गलत है, एक आदमी ये फैसले कर रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, वो इसको सीरियस नहीं ले रहे? मेरे ख्याल में जैसी हमारे यहाँ ये शुरू हुआ वायरस, तो उस वक्त हमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चाहिए था। अगर हम वो 15 दिन, 14 दिन या 21 दिन हम कर लेते तो ये, अब देखिए शुरू में डिसीजन बहुत अच्छा था कि चाइना से जो स्टूडेंट आने थे हम वो नहीं लाए, हो सकता है वो साथ कैरी करके लाते, लेकिन हमने तफ्तान के बॉर्डर से उन लोगों को इजाज़त दी बगैर किसी अरेंजमेंट के। उसमें ये हुआ कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट अरेंजमेंट नहीं कर पाई, और वो जो ज़ायरीन थे वो पूरे पाकिस्तान में नेचुरली उन्होंने अपने अपने घरों में जाना था। उस वजह से ये वायरस काफ़ी जगह पे फैला, अदरवाइज़ ना फैलता, क्योंकि होम ग्राउंड तो है नहीं कि एकदम से हम में वायरस आ जाए। उस वक्त अगर अब लॉकडाउन होता तो मैं समझता हूँ कि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते, और हम उनको वहीं पे बॉर्डर के ऊपर एक अरेंजमेंट करते जो कि सिंध बलूचिस्तान गवर्नमेंट नहीं कर सकी। अब लॉकडाउन नहीं हो सकता क्योंकि उस बिजनेस कम्युनिटी बेचारी मर गई है। exactly. और बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस का बहुत बुरा हाल है, इनफैक्ट बड़ों का भी वही हाल है, क्योंकि अगर आपकी मिलें बंद हैं, शॉप्स बंद हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है, तो ये कैसे काम चलेगा? एम्प्लॉयमेंट, लोग बेचारे घरों पे बैठे हैं, और कोई सेठ ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जो घर में बैठ के आपको सैलरी भेजेगा। बेसिकली जैसे इन्होंने फरमाया कि इन्होंने एक लिस्ट गिनवाई है, तो नेचुरली जो भी अरेंजमेंट किए गए उसमें बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो पाकिस्तानी कौम ने दिए हैं।
और उसका वो रिजल्ट नहीं निकला जो बिलियंस ऑफ रुपीस एनडीएमए को दिएंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, वो पैसा क्योंकि इमरजेंसी के लिए था तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों की पॉकेट में भी गया और उससे लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट भी कमाया। और मैं समझता हूं कि ये वो टाइम था कि सब मिलके प्रॉफिट छोड़कर गरीबों की, कोई सबूत भी है? नहीं, मैं तो देख रहा था कि 9 लाख रुपए का वो बेड उन्होंने सप्लाई किया लाहौर में, तो वो बेड मेरे ख्याल में 40,000 का है, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के लिए बेड लाया 175 का जो कि टॉप नॉच था। 9 लाख का कौन सा बेड होता है, जिसकी तस्वीर मैं देख रहा था। बेसिकली मेरा इल्ज़ाम ये नहीं है, मेरा इल्ज़ाम ये है कि इस मुश्किल वक्त में लोगों को अपनी पॉकेट नहीं भरनी चाहिए थी, बल्कि कौम का साथ देना चाहिए था और इसको बेहतर अंदाज से आगे चलना चाहिए। तो फिर आपने मुझे एक सवाल करके रोक दिया कि बताएं कि ओपोजिशन लॉकडाउन चाहती है, और जो मोहतरमा वजीर साहब रुका नहीं था, मैं चाह रही थी कि इसका भी जवाब दे दे। बाकी आप मुझे 3-4, एक तो वो 742 हॉस्पिटल बताए हैं, वो पूरे मुल्क में आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर सबको मिलाएं और वहाँ क्या अरेंजमेंट किए, ये फिगर्स देते हैं, कोई उसकी तफसील नहीं दे पाएंगे। 4 लैब्स थी, क्या उसी कैटेगरी की 100 लैब्स और बन गई हैं? और उसमें ज़रा बता दें कि पंजाब में कितनी बनी है, कहाँ कहाँ बनी है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बने तो भी। और फिर सबसे बड़ी बात, अभी वजीर साहिबा ने बड़ी शद्दोमत से कहा, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आप जुल्म करेंगे। तो ये खुद जब तशरीफ लाई हैं तो हमारे ऊपर जुल्म करके आई हैं, मास्क नहीं पहना हुआ था। जब आप एक कैबिनेट मेंबर को देखेंगे, स्टूडियो आने के लिए नहीं पहना होगा, गाड़ी तक तो चले जो भी था, जब हमारे पीटीवी के अंदर आई हैं, हमारे पास आई हैं, तब नहीं था मास्क। मैंने यही देखा है, नहीं था मास्क। तो जो खुद अमल नहीं करता वो तकरीरें अच्छी भली कर ले तो क्या होगा? यही प्राइम मिनिस्टर का हाल है कि खुद कुछ नहीं कर सकते, गुफ्तगू बहुत करते हैं। पता है असल में इशू क्या है? इशू है एक कॉम्प्लेक्स का। एक शख्स ने कहा कि मैं बाहर से आके सेफ गार्ड बनूंगा, मिस्टर सेफ गार्ड और कमांडर सेफ गार्ड, और मैं आके कोरोना वायरस का जो है लीड करूंगा पंजाब का, ठीक है। फिर वो आए यहाँ पे, और लेकिन असल में उनके साथ तो वादा ये हुआ था, उन्होंने कहा जी मेरे पास 2 जर्नलिस्ट आए और उन्होंने मुझे कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और आपकी काबीना भी बन चुकी है। तो वो तो शेरवानी पहनने आए थे, लेकिन शेरवानी पहनते पहनते वो अपने घर में पार्लियामेंट्री इजलास में कंप्यूटर के लिए वो 2 वो लेंगे, कंप्यूटर के आगे वो बैठे हुए थे। फिर जब लीडर है ना जी, जब है कहाँ, छोड़ दें, है कहाँ। उसके बाद जब वो बैठे हुए थे अपने लैपटॉप के आगे, तो वो पार्लियामेंट्री जो मीटिंग थी, तमाम अपोजिशन को बुलाई गई थी कि आप कोरोना वायरस के लिहाज से बताएं कि हमें क्या अमल करना चाहिए, आप हमें पॉलिसी बताएं। तो ये अपने ही घर के अंदर जो है वो मास्क पहन के जब ये कंप्यूटर के आगे बैठे थे, भाग के जाके गली में खड़े हो गए। परसों नैब जब उनके घर गई, नैब को तो उन्होंने कहा कि मैं 70 साल का बूढ़ा हूं, मुझे कोरोना वायरस हो जाएगा, लेकिन वर्चुअल सेशन बुलाने पे पंजाब के अपोजिशन इनके अपोजिशन लीडर को इतराज है। तो वो कह रहे वर्चुअल सेशन ना बुलाया जाए, हम लोगों को जो है खुद जाना चाहिए। उसके बाद जब इनके घर पे गए तो ये जाके बाथरूम में जाके छुप गए, वहां पे नैब को तो उन्होंने पकड़ा ही नहीं दिया, वहां तो ये छुप गए। तो लीडर जब इस तरह की हरकतें करें, अपने एम्बैरेसमेंट करवाएं, अपने डिलीवर ना कर सके। कहते थे मैंने एक धेले की करप्शन ही की, और एक धेले की करप्शन में पता चला है कि $बिलियन ऑफ डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की है। डेविड रॉस बैठा हुआ था के ऊपर केस करो, वहां पे कोई नहीं जा। नज़में पढ़ते थे कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, पता चला कि मैं नहीं मानता, ये नहीं मानते कि मेरे तो लंदन में क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं, फिर हर जगह जाके निकल आई। फिर उसके बाद कहा जी हमने 10 स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाए, फिर पता चला उसमें इलाज भी नहीं कराते, छींक भी आते तो जाके लंदन में इलाज करवा जाते। तो ऐसे लोगों के मुंह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर बातें अच्छी नहीं लगती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो एहसास कैश किफालत प्रोग्राम बनाया है, इसमें हर शख्स को पता है, हमने आपके और मेरे रिश्तेदारों को नहीं दिया, हमने गरीब आवाम को दिया, जिसका डेटा बिल्कुल ऑटोमाइज है, जो बताता है कि कौन शख्स कहां पे खड़ा, और हमने उसको जाके पैसे दिए। एक बेड को अगर आप रोते हैं तो फॉर गॉड सेक फिर उसको भी रोए, जो एक शख्स कहता था कि मैंने 4 अरब रुपए पंजाब के साफ पीने के प्रोजेक्ट पे लगाए, मगर मैं 1 रुपया भी साफ पीने का पानी नहीं दे सकता। अभी पिछले दिनों की बात नहीं कि ये अंडर पासेस के नीचे जो है खवातीन बच्चों को जन्म देती थी, रिक्शों में जन्म देती थी। तो अब हेल्थ के ऊपर बोलते हुए जरूर हंसीएगा, लेकिन ये हंसी आपके अपने मुंह पे आएगी, क्योंकि कौम ने आपका एहतसाब करना है। अब आप कोरोना वायरस के पीछे ये चुप है, या फिर आप इसके पीछे आप कहें कि जो मुझसे शेरवानी का वादा हुआ था, अब आपके ख्वाब सारा टाइम अब शुगल आजम के रह गए, मुगल आजम वाली कहानी बाकी चली गई है। एक चीज ज़रताज, आपको ये इल्म में है कि आप कितने भी बेड्स प्रोवाइड कर दें, आप कितने वेंट्स प्रोवाइड कर दें, आपके पास
पैरामेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज हो गई है। वो डॉक्टर्स जो शुरू में कहते थे कि खुदा के लिए लॉकडाउन कर दे, इसको सीरियसली ले ले, इस तरह से ना करें, एसओपीज पे सख्ती करें, वो नहीं हुआ। तो अब वो भी घरों पे बैठ गए कि जब आवाम को केयर ही नहीं है, आवाम का तो इसमें बहुत बड़ा रोल है, हम उनको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन वेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वेंट को ऑपरेट करने वाला टेक्नीशियन नहीं है तो क्या करेंगे? दो पॉइंट्स है इसमें। एक तो सबसे पहली बात यह कि आवाम का जितना भी रोल है और गवर्नमेंट के जितने एसओपीज पे उन्होंने अमल किया है, मैंने उनके कंपैरिजन में दुनिया के बड़े प्रोग्रेसिव और एजुकेटेड और बड़े मॉडर्निस्ट कंट्रीज की मैंने तस्वीरें देखी जो टॉयलेट पेपर के ऊपर लड़े हैं, जिन्होंने स्टोर्स को जाके लूटा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 3 महीने से जिस डिसिप्लिन का, जिस इज्जत का उन्होंने मुजाहरा किया हमारी पाकिस्तानी कौम ने, मैं इनको सैल्यूट करती हूं। यकीन ही दिला रहे हैं ना आवाम को कि कोरोना है, वो तो कहते हैं कोरोना ही नहीं है। अच्छा, सेकंड बात जहां तक आपने डॉक्टर की बात की है, मुझे इस बात के ऊपर फख्र है, चाहे हमारी ये गवर्नमेंट है, चाहे हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उन्होंने जब से ये जेनिटोरियल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है और हमारे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स है, उन सबको 3 महीने से डबल तनख्वाहें जा रही हैं। उनको फ्रंट लाइन जो हमारे जितने हैं उनको सैल्यूट दिया जा रहा है, उनको तमाम शुहदा पैकेज दिया जा रहा है। और दुनिया में जब चाइना में कोरोना वायरस पहली दफा फैला तो दुनिया के सारे डॉक्टर, सारे पैरामेडिकल स्टाफ जाके चाइना वापस चले कि हम अपने को की खिदमत करनी है। मुल्क के ऊपर जब कोई क्राइसिस आता है, जब कोई वबा आती है, तो मेरे डॉक्टर से भी हाथ जोड़ के कि मैं मानती हूँ कि आप फ्रंट लाइन वर्कर है, लेकिन इन द एंड आप ही हमारे मसीहा है, हम नहीं आपके पास आना। लास्ट कमेंट मोहसिन बेग साहब, फिर अच्छा, ये कह रही थी कि बेड का रोना रो रहे हैं। बेसिकली देखिए, अगर नून ने या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब ने गलती की थी तो मैंडेट उनके हक में नहीं आया, कौम ने उनको रिजेक्ट किया, आपको वोट दिए, आपने सरकार बनाई। अगर तो आपने भी वही काम करनी है जो वो करके गए हैं, तो फिर क्या फ़र्क है जी? आपको वोट देने का फिर हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आपने उन्हीं से कंपैरिजन अपना करना है कि 9 लाख का बेड है, कोई बात नहीं, वो भी 4 बिलियन खा गया था। मकसद ये है कि आपको तब्दीली के लिए वोट दिया गया। ठीक है, आपने ये स्टेटस को ख़त्म करना था और करके दिखाएं, मिसालें मत। वन लाइनर संजीदगी की मैंने बात की थी और संजीदगी पे ख़त्म करूंगा। इस सारे अरसे में बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज शहीद हुई। आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को देखा उनके घर जाते हुए, किसी के जनाजे में जाते हुए, किसी की दाद रसी करते हुए? बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम ज्वाइन करने का। बात यही है कि सूरत हाल संगीन है, सूरत हाल को मजीद संगीन बनाने से सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं, आपसे मुराद वो अवाम जो सब हमें देख रहे हैं। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।